नमस्कार। शिक्षक दिवस के इस पावन और पुण्य अवसर पर माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए समस्त देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपने प्रथम शिक्षक माँ, पिता और उन समस्त औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षकों का वंदन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे इस जीवन को बनाने में अपना योगदान दिया है, अपनी भूमिका निभाई है। वह हर कोई जिससे हम किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ सीखे हैं, वो हमसे बड़े भी हो सकते हैं, हमसे छोटे भी हो सकते हैं, उन सभी को हम वंदन करना चाहते हैं। इस अवसर पर मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ इस राष्ट्र के उस महान शिक्षक को जिनके जन्म दिवस पर आज यह शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में इस राष्ट्र की उन्होंने सेवा की है। अपने ज्ञान, जीवन दर्शन, भारतीय जो जीवन दर्शन है उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर वो भारतीय संस्कृति की अंतर्राष्ट्रीय राजदूत रहे हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जो आज का विषय है कि नवभारत के नवनिर्माण में शिक्षकों का योगदान। किसी भी समाज में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है, समाज निर्माता भी कहा जाता है। निश्चित तौर पर जो यह पदवी शिक्षकों को मिली है, उन्होंने इसको समय समय पर बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। शिक्षक न सिर्फ नवभारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि जो हमारा प्राचीन भारत रहा है या वर्तमान भारत है, ये आज जिस स्वरूप में है, इसके महान, समर्पित और अनुशासन प्रिय शिक्षकों के ही कारण आज हम इस स्तर तक पहुंचे हैं। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, क्योंकि भारत एक पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से भारत की सभ्यता है। सनातन धर्म की परंपरा इस सभ्यता के साथ बिल्कुल घुली मिली है। हम अगर प्राचीन समय की बात करें तो गुरु वशिष्ठ से लेकर गुरु संदीपनी, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु ईश्वरचंद विद्यासागर और स्वयं राधाकृष्ण, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु रहे हैं श्री अरविंद घोष, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, चाणक्य, इन सारे शिक्षकों ने, आचार्यों ने अपने अपने समय में इस समाज को दिशा देने के लिए, समाज के निर्माण के लिए, यहाँ तक कि राजद्रोह के भी आरोप झेले हैं। इन्होंने राज्य को भी सही दिशा देने के लिए अपने राजद्रोह के आरोपों को झेला है, उससे पार हुए हैं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों से पूरी दुनिया में शिक्षक की अलख जगाई गई। हम आज लगभग 1000 विश्वविद्यालय इस देश के अंदर हैं, जिसमें से कम 20 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने की ओर अग्रसर हैं। और यही वो देश है जहाँ पर आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे उच्च शिक्षण संस्थाओं से हर वर्ष बड़ी संख्या में हमारे प्रशिक्षित छात्र निकलते हैं और इस राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। इस रूप में हम देखें कि भिन्न भिन्न समय काल में इस देश के विश्वविद्यालयों से निकले हुए छात्र शिक्षक के रूप में, अभियंता के रूप में, चिकित्सक के रूप में, अच्छे पत्रकार के रूप में, अच्छे अधिकारी के रूप में, अच्छे नौकरशाह के रूप में, अच्छे राजनेता के रूप में इस देश की सेवा करते रहे। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि
कि आखिर वह कौन कौन सी कमियां हैं जो हम आज वर्तमान भारत में नहीं देखते हैं। इसलिए एक नव भारत की कल्पना की गई है और उसके लिए कुछ आधार बिंदु बनाए गए हैं और उसमें यह कोशिश की जाएगी कि हम किस तरह से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, जगत गुरु बनाएंगे। आज जो सबसे प्रमुख एक आधार है नव भारत का, जो संकल्पना है, उसमें सबसे प्रमुख बिंदु है संस्कारवान भारत। संस्कारवान भारत की आवश्यकता पर हम आज क्यों बात कर रहे हैं? आज हम समाज में देखते हैं बड़ी बड़ी उपलब्धियां शिक्षा के नाम पर हमारे पास है, लेकिन हर माँ बाप, हर बुजुर्ग यह महसूस करता है कि हमारे बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक तो ला रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में उनके अंदर संस्कार विकसित नहीं हो रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपनी परंपराओं के अनुरूप, अपनी संस्कृति के अनुरूप, जो हमारे बच्चे उच्च शिक्षण संस्थानों से या किसी न किसी और संस्थानों से निकल करके आगे बढ़ रहे हैं, उनमें संस्कारों का विकास भी हो। एक अच्छा विद्यार्थी जो परीक्षा में अव्वल आता है लेकिन घर में माता पिता के साथ हिंसा करता है, एक अच्छा चिकित्सक जो बहुत अच्छा ज्ञान रखता है अपने क्षेत्र का, लेकिन घर में पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है या मारकाट कर देते हैं। एक अच्छा अधिकारी जिसने अपने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए होंगे, उसको अधिकारी बनने के लिए कई बार यह देखने को मिलता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इस तरह के जो संस्कार हैं, इस तरह के संस्कार विहीन कई बार हमको लगता है शिक्षा बनती जा रही है। इसको नए भारत का प्रथम आधार माना गया है कि जिसके पर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षकों को इस दिशा में प्रशिक्षित कर, उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान का प्रशिक्षण देकर उनको नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए भी शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दूसरा विषय है डिजिटल भारत। नए भारत का जो दूसरा आधार है, उसको हम कह रहे हैं कि डिजिटल भारत हम बनाएंगे नव भारत में। आखिर क्या है डिजिटल भारत? जहां पर हम तकनीकी और डिजिटल माध्यम से जो अपनी दैनिक जीवन की सेवाएं उनको कर सकेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से कैशलेस इकोनॉमी होगी, पेपरलेस इकोनॉमी होगी। इस दौर में अगर छात्र छात्राओं को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, और काफी हद तक इसमें सफल हुए हैं इस कोरोना कालखंड में, जबकि हर जगह लॉकडाउन रहा, शिक्षकों ने इस महत्वपूर्ण और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने न्यूनतम संसाधनों में ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रसार को सुचारू रूप से संचालित करने में सफलता पाई है। और काफी हद तक उन्होंने छात्र छात्रों को इस दिशा में प्रशिक्षित भी किया है कि डिजिटली आपको ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से लेनी है। तो आप देख पाएंगे कि शिक्षकों ने इस समय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत को डिजिटल बनाने में की है, और आगे भी सरकारों की जो नीतियां रहेगी उस पर भी शिक्षक समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जो इस समय एक और प्रमुख विषय आधार बनाया जा रहा है नव भारत का, उसमें है समावेशी भारत, इंक्लूसिव इंडिया। हम इस देश को उन सभी नागरिकों के लिए समान रूप से एक सुरक्षित देश, एक संपन्न देश, एक विश्वास से भरा हुआ देश बनाना चाहते हैं, जहां कई मौकों पर आज भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग रूप के आधार, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इसलिए हम एक ऐसी समाज व्यवस्था इस नव भारत में बनाएंगे जहां पर किसी भी व्यक्ति के पास जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव न हो, धर्म के आधार पर भेदभाव न हो, उसके साथ उसके रंग रूप और क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, उसके खानपान और पहनाव के आधार पर भेदभाव न हो। इस तरह का इंक्लूसिव इंडिया, इस तरह का समावेशी भारत जहां सबके हितों की सुरक्षा हो, सबके अधिकारों की सुरक्षा हो, सब अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्र रूप से पूरे स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके और इस राष्ट्र की सेवा कर सके। इसमें जो अगला आधार है, अगला विषय है, वो है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया। वह भारत जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं की चीजों को खुद ही उत्पादन कर सके, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो हमारा फल उत्पादन हो, चाहे वो सब्जी उत्पादन हो, चाहे वो वस्त्र निर्माण हो, और साइंस, विज्ञान और तकनीकी के अन्य कोई और प्रयोग जिसको हम खुद अपने लैब में तैयार कर सकते हैं, अपने लैंड में तैयार कर सकते हैं। इस तरह के भारत को बनाने के लिए भी हम शिक्षकों की इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। सरकार की नीतियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने स्तर पर भी शिक्षक समाज में आत्मनिर्भर भारत के लिए आने वाले छात्र छात्राओं को तैयार कर सकते हैं। पर्यावरण प्रेमी भारत जो अगला विषय है। पर्यावरण का नुकसान, जिस तरीके से विभिन्न जो विकासपरक योजनाएं हैं, जो निर्माणकारी योजनाएं हैं, उसमें पर्यावरण का काफी हद तक नुकसान होता है, और यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिए। और काफी हद तक नई जो शिक्षा नीति उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि
हम जिस मात्रा में पर्यावरण का नुकसान करेंगे उस परियोजना से उसी मात्रा में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बजट का प्रावधान होगा, उस काम को किया जाएगा। अगला आधार है नव भारत का स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छता एक ऐसा विषय है जिस पर इस समय काफी जोर दिया जा रहा है, और स्वच्छता न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वच्छता की भी आवश्यकता है। आज हम कई बार इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारे व्यक्तिगत स्तर पर हमारे घर तो बहुत साफ हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले बहुत गंदे हैं, हमारे सार्वजनिक स्थान बहुत गंदे हैं, हमारे सरकारी कार्यालय बहुत गंदे हैं, वहां पर बैठने वाले व्यक्ति उतने संवेदनशील नहीं है उस पूरी व्यवस्था के लिए। इसलिए स्वच्छता को किसी जाति विशेष का अधिकार न मान करके इसको एक हम सबको अपनी व्यक्तिगत आदतों में बदलना होगा कि हम एक निश्चित समय अंतराल पर अपने घर के आसपास लगभग 100 से 200 मीटर हर हफ्ते सफाई कर सके। अपने संस्थान में जहाँ पर शिक्षक रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, या कोई कर्मचारी रहते हैं, कोई अधिकारी रहते हैं, वहाँ पर एक सप्ताह में कम से कम हम सामूहिक रूप से सफाई का अभियान चलाएं। तो निश्चित रूप से अगर हमारे चारों तरफ का वातावरण शुद्ध रहेगा तो हम लोग एक स्वच्छ भारत को बनाने में सफल रहेंगे। अगला विषय है नव भारत का, न्यू इंडिया का, वह है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। यह भारत जैसे विकासशील देश की सबसे बड़ी समस्या है, जहां पर हर स्तर पर किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो नैतिक रूप से हो, चाहे वो चारित्रिक रूप से हो। इसलिए नई पीढ़ी को इस बात की भी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह एक ईमानदारी के साथ अपना जीवन जी सकें और किसी भी तरह के लोभ लालच में आकर के इस भौतिक के संसाधनों के चक्कर में न पड़ करके अपने शिक्षा, अपनी योग्यता से अपने जीवन का स्वाभिमान के साथ निर्वहन कर सकें। इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए, उनको सामाजिक रूप से उनको प्रताड़ना मिलनी चाहिए, उनका मनोबल गिराया जाना चाहिए, ताकि वो इस तरह की गतिविधि में संलिप्त न हो। और इस भारत की जो युवा शक्ति है उसको इस दिशा में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि हम पूरी दुनिया में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। दूसरा जो अगला आधार है इस नव भारत का, वह है नशा मुक्त भारत। आज हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे युवा देश माना जाता है, जिसकी औसत आयु 45 वर्ष की जो औसत आयु है, उसमें भी युवा की जो औसत आयु है वह 28 वर्ष की आयु है। और जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा मार्गदर्शक है पूरे समाज में जिसके पास बच्चे होश संभालने से लेकर लगभग 3 वर्ष से लेकर के और 30 वर्ष तक की आयु में विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से संपर्क में रहते और पढ़ते हैं, संपर्क में रहते हैं। और यह वह उम्र होती है जब बच्चे सबसे अधिक अपने अध्यापकों से, अपने शिक्षकों से प्रभावित होते हैं, उनके व्यवहार से, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। तो जो नशा है, इस समय अधिकतर युवा किसी न किसी नशे की चपेट में। इसलिए नव भारत में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नव भारत के नव निर्माण में कि हमारी जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो नशे से बिल्कुल मुक्त रहें, नशे से दूर रहें। इसके लिए मॉड्यूल लाने पड़ेंगे, इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने पड़ेंगे। स्कूलों में इसका जो नैतिक शिक्षा के साथ साथ नशा मुक्ति अभियान है, इन पे जोर देना होगा। इन पे जोर दे करके बच्चों को व्यक्तिगत रूप से, मानसिक रूप से और मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित करना होगा कि नशा किसी भी रूप में किसी के लिए लाभकारी नहीं है। इसलिए इससे जितना दूर रहें उतने आप सशक्त बनेंगे, उतने मजबूत बनेंगे। इसलिए नशा मुक्त भारत के लिए भी सरकारी स्तर पर जो भी योजनाएं हो, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी इस समय काम किया जाना चाहिए। इसका जो अगला आधार है वो है आध्यात्मिक भारत। आज हम देखते हैं कि लोगों के पास भौतिक संसाधन बहुत जुट गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, खुशी और आनंद का अनुभव वे महसूस नहीं करते हैं। खुशी और आनंद आपको तभी मिल सकती है जब आप अपने पास उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हों और उनको सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार उसका उपभोग करते हों। इसलिए ध्यान, योग और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आप अपनी खुशी पर नियंत्रण रख सकते हैं, अपने दुखों पर नियंत्रण रख सकते हैं। आप जो कुछ आपके पास उसके साथ संतुष्ट हो सकते हैं। जो कुछ भी आपको पाना है उसमें आप जरूर संघर्ष करें, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं, अनावश्यक तुलना करने की आवश्यकता नहीं, भेड़ चाल में फंसने की आवश्यकता नहीं। और इन सभी कारणों से जब हम समय से पहले और समय से ज़्यादा चाहते हैं तो हम कई बार तनाव के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अवसाद के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक प्रक्रिया से ही हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, जहां पर हम हर पीढ़ी को योग और ध्यान की क्रियाओं से उनके जीवन को संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। जो अंतिम जो संकल्पना है नव भारत की, वो है सशक्त भारत और विश्व गुरु भारत, जगत गुरु भारत। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से अपने धर्मशास्त्रों का, अपने वेदों का, अपने आयुर्वेद का,
व्याख्या कर नई पीढ़ी को उसको समझाएं, अपनी जीवन पद्धति को समझाएं। मनोवैज्ञानिक तरीके से हम जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो अपने प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी हमारे नए अनुसंधान हो रहे हैं, उनको नई पीढ़ी को समझाकर आत्मनिर्भर भारत की शिक्षा दे करके उनके अंदर स्वरोजगार की भावना पैदा करके अगर इस दिशा में हम काम करना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पर हम इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में कहा था, वी वॉन्ट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वन फीट। अर्थात हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जिससे कि किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो, उसकी जो मानसिक बुद्धि है उसमें वृद्धि हो और उसकी जो बुद्धि है उसका विस्तार हो और वह नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसी दिशा में शायद हमारी जो नई शिक्षा नीति है वह इस तरह के भारत का निर्माण करेगी जहां हम इस तरह की संस्कारों को अपने आने वाली नौजवान पीढ़ी में भर सके और वो इस देश के न सिर्फ एक अच्छे चिकित्सक बने, न सिर्फ अच्छे राजनेता बने, न अच्छे पत्रकार बने, न अच्छे शिक्षक बने, बल्कि वो एक अच्छे नागरिक भी बने जहाँ पर वो समाज के प्रति संवेदनशील हो, अपने माता पिता, अपने रिश्तों के प्रति, अपने से छोटों के प्रति संवेदनशील हो और तभी हम इस भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। शिक्षकों के संबंध में 2 शब्द कह करके इस अवसर पर मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और हर कर्म ही गीता है।